जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ SOC 102, यानी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सोशोलॉजी का 102 का ये पेपर रहेगा। स्टूडेंट, पेपर के टाइटल की बात करेंगे तो पेपर का आपका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी 1, जो 3 क्रेडिट का आपका पेपर है स्टूडेंट। और आप देख लो ये 2022-23 का पेपर है, यानी आपका एग्जैक्ट रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर है ये स्टूडेंट। तो चलिए हम देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने था स्टूडेंट आया था, वो कह रहा था किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। स्टूडेंट, मैं साथ ही साथ बाइलिंगुअल आपको दोनों पेपर दोनों भाषा में कराता रहूंगा, तो थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी। जहाँ पे टिपिकल होगा वहाँ पे मैं इंग्लिश में भी आपको ले चलूंगा। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक बुक लिखा कौन है, ठीक है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, इरावती कर्वे, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इरावती कर्वे, ठीक है। तो इरावती कर्वे जी का ये वर्क हो जाता है नाम, आप फिर से इसको नोट भी करिएगा स्टूडेंट। पेन पेपर हमेशा की तरह लेकर ही बैठिएगा, छोटी से छोटी बातें जो बताऊंगा वो नोट करते रहेगा स्टूडेंट। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपके और सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोडेड है, 2022 के भी हैं और 23 के भी हैं, तो वो भी आप जाकर प्ले लिस्ट वाइज अपने सब्जेक्ट के नाम से भी आप चेक कर सकते हो, या BS फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोज में भी जाकर आप देख पाओगे, ठीक है। तो कह रहा हूँ कि ये एक इरावती कर्वे की बुक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी और स्टूडेंट इनका इनका भारतीय समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा योगदान है। पूरे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की ये पहली विभाग अध्यक्ष थी, ठीक है, पूरे विश्वविद्यालय में, ठीक है। समाजशास्त्र विभाग की पहली अध्यक्ष ये मानी जाती हैं। और ये जो आपके महाराष्ट्र की रहने वाली थी, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी और शिक्षाविद थी, ठीक है। ये भारत को पहली महिला समाजशास्त्री भी मानी जाती हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आया था। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि हम संस्थाओं के, यानी कौन सा स्टेटमेंट राइट है, हम किसके हैं, वी आर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम परंपराओं के सदस्य हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हम जो हैं संस्थाओं के सदस्य हैं, या संस्थाएं जो होती हैं स्कूल कॉलेज जो मतलब जिनमें रूल्स रेगुलेशन तय होता है, तो समितियों के सदस्य, हम परंपराओं के सदस्य हैं, तो हम समिति, ठीक है, हम जो समुदाय समिति के सदस्य हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब जैसे हम वी आर मेंबर ऑफ एसोसिएशंस, चूंकि इस बारे में ऐसा क्यों है, क्यों कहा जाता है, जैसे आपको पता होगा कि समिति अस्थायी होती है, तो हम किसके संस्थाओं के सदस्य नहीं, हम नियम, संस्थाएं क्या होती है, वो संस्थान होते हैं जहाँ पे नियम कानून बंधा हुआ होता है, व्यक्ति वहाँ पे उस हर चीज़ के उसके नियम तय होते हैं। लेकिन समाज क्या है स्टूडेंट, मैकाइबर और पेज ने इस संदर्भ में कहा है कि हम उन्होंने, मैकाइबर और पेज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य जो होता है वो समितियों का सदस्य है, ना कि संस्थाओं के। इससे उनका मतलब यह है कि समिति जो है वो मानव समूह है, और यह मूर्त है, इसलिए मानव अपनी इच्छा से, मतलब हम चाहे तो समिति में अपनी इच्छा से रहें और चाहे तो समितियों को छोड़ भी सकते हैं। तो मानव समितियों का सदस्य होता है, संस्थाओं का नहीं। और वैसे तो मानव जो है समुदायों का भी सदस्य माना जाएगा, तो इसमें समुदाय है नहीं, समिति हमारा सही है, क्योंकि इसकी इसके बारे में बात मैकाइबर और पेज ने भी की है। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप किस कॉलेज से वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, तो इससे हम लोगों को ये भी पता चलेगा स्टूडेंट कि आप मतलब किस कॉलेज से और कहाँ से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। इससे हमें काफ़ी हेल्प होगा कि हमारी रीच कहाँ तक पहुँच रही है, इस बात को जानने के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन को देखते रहते हैं। द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया, जो सेकेंडरी ग्रुप है उसको कोल्ड वर्ल्ड का नाम किसने दिया। तो स्टूडेंट, जो लैंडिस थे, लैंडिस ने इसको द्वितीयक समूहों को, द्वितीयक समूह क्या होता है स्टूडेंट, ये आप जानते हैं ना, द्वितीयक समूह क्या होते हैं, दो तरह के समूह हैं, एक जो प्राथमिक समूह है, दूसरा द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह की अवधारणा किसकी है, तो देखिए कूले ने प्राथमिक समूह की बात, नोट कर लीजिएगा, इन्होंने प्राथमिक समूह की बात सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में किया है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक, यानी सामाजिक संस्था नामक पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह की बात की है, जिसका नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पुस्तक का नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1809 में, ठीक है। और कूले की जो, जिसमें द्वितीयक समूह की बात करते हैं, उनकी पुस्तक है सामाजिक प्रारंभिक समाजवाद। उनकी जो पुस्तक है वो, उसका क्या नाम है, प्रारंभिक समाजवाद, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो द्वितीयक समूह में जो आते हैं वो चीजें आती हैं जो मतलब जिसका बारे में मनुष्य,
तो द्वितीयक समूह में स्टूडेंट जो संबंध होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है? जैसे कस्टमर और शॉपकीपर का यानी दुकानदार और व्यक्ति का जो वो है रिश्ता है, तो इसमें संबंध क्या होता है? कमज़ोर होते हैं। हम आगे भी अभी आएगा क्वेश्चन तो इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो द्वितीयक समूहों को जो शीत जगत का नाम लैंडिस ने दिया, ठीक है? इसको भी आप याद रखोगे। चलिए, छोटी-छोटी बातों को स्टूडेंट नोट करेगा ध्यान से, ठीक है? अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? यानी फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट और आपको याद रखना है जी सदाशिव घुरिये, ठीक है? तो घुरिये को माना जाता है जीएस घुरिये को, ठीक है? इनको भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, ये कथन किसका है? यानी कम्युनिटी इज स्मॉलेस्ट टर्शियल ग्रुप दैट एम्ब्रॉस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो ये किसने कहा है? तो समुदाय के बारे में स्टूडेंट ये कथन हो जाता है डेविस का, ठीक है? के डेविस ने इस स्टेटमेंट को दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, के डेविस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ परिभाषाओं को स्टूडेंट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? तो समुदाय क्या होता है? निश्चित स्थानीयता, ठीक है, बिल्कुल होती है। समुदाय मतलब गांव समाज, जहां समुदाय हम समुदाय में रहते हैं ना, जो हमारा घर वातावरण, तो समुदाय की विशेषता कह रहा है निश्चित स्थानीयता होती है। सामुदायिक समुदाय में सामुदायिक भावना बिल्कुल होगी। कह रहा है सामान्य जीवन भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है समुदाय में, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। देखिए, इसका सदस्य मनुष्य क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है, ऐच्छिक नहीं होता है। जबकि संस्थाओं में और जो संस्था जो होते हैं इसमें नियम कानून होते हैं, ठीक है? तो समितियों की सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती है, ठीक है? समितियों की सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है। तो स्टूडेंट इसको आप समझ लेंगे कि वॉलंटरी मेंबरशिप नहीं होती है, इसकी सदस्यता परमानेंट होती है, मतलब ऐच्छिक नहीं होती है, ठीक है? जबकि समिति की सदस्यता जो होती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है, ऐच्छिक होती है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न का संस्था को परिभाषित किया गया है। तो संस्था क्या होती है, क्या इंस्टीट्यूशन क्या है और क्या किस लिए कैसे परिभाषित किया गया है? तो स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन होता है यानी जो इसको संस्था आप कहते हो, वो कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप में, यानी क्या होता है? इनस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। जो संस्था होती है, संस्था में नियम कानून मापदंड क्या होते हैं? देखिए, संस्था और समिति में भी अंतर आपको जानना चाहिए। तो संस्था में जो होता है, जो समिति होती है अस्थायी होती है, ठीक है? संस्था में नियम कानून पर चलती है। संस्था नियम कानून यानी कार्यप्रणाली के का जो होता है, एक जो मापदंड होता है वो स्टूडेंट सेट होता है। तो स्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ प्रोसीजर इसमें होता है। जबकि समिति क्या होती है? एक अस्थायी होती है, जैसे किसी काम के लिए बनाई जाती है। जैसे अब मान लो आप गांव में, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ, जैसे दुर्गा पूजा की समितियां होती है तो उसको समिति कहते हैं, ना कि संस्था। यानी जब काम आया तो समिति बनाई गई, काम किया गया, फिर समिति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है? तो वो समिति होती है वो अस्थायी होती है और उसको ऐच्छिक होती है, उसमें जो चाहे मेंबर होता है, जो चाहे वो मेंबर ना होता है, ठीक है? वो गांव का जो व्यक्ति चाहे तो जैसे आप समिति से जुड़ जाता है, तो जो जिस व्यक्ति चाहे वो समिति का सदस्य हो सकता है, चाहे तो उसका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है? तो उसमें ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जबकि संस्था क्या होती है? उसमें एक नियम कानून फिक्स है, जो जो उसको फॉलो करता है तो वही उसमें वहां पे वो फॉलो करना पड़ता है, वही उससे जुड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, संस्था को परिभाषित किया गया है। तो ये तो बताया ही क्वेश्चन आपको, संस्था को कैसे परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति नहीं है? तो कौन सा इसमें समिति नहीं है स्टूडेंट? गांव, कॉलेज, समाज सुधार संगठन, राजनीतिक दल। तो समिति नहीं है, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट जो ग्राम है, जो विलेज है आपका, गांव है जो, वो कैसे आपका क्या कह सकते हैं कि विलेज कैसे होता है? एसोसिएशन क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। विलेज एसोसिएशन नहीं है, विलेज समिति है। विलेज क्या है? आपकी समिति है। सॉरी विलेज समिति नहीं है, विलेज आपका समुदाय है, ठीक है? विलेज क्या है? आपका समुदाय है, ठीक है? और जो गांव, तो यहाँ पे ये समिति नहीं होगा। बाकी कॉलेज और आपका समाज सुधार दल और राजनीतिक दल, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? एसोसिएशन हो जाएंगे, ठीक है? एसोसिएशन भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड टर्शियल ग्रुप? तो समूह किसे कहा जाएगा? जनजाति प्रजाति समूह, भीड़, श्रमिक संघ। तो क्षेत्रीय समूह क्या हो जाएगा? श्रमिक संघ को, ट्रेड यूनियन जो होता है स्टूडेंट, वो क्षेत्रीय समूह के अंदर आता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, किसे अंतर समूह की विशेषता नहीं कह सकते? कि क्या अंतर समूह की विशेषता नहीं होती है? तो अंतर समूह की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता होती है ना, इसमें हम की भावना होती है। हम, ये छोटे आकार का होता है। तो ये हम जानते हैं ना, अब स्टूडेंट जो अंतर समूह होता है वो क्या होता है? वो छोटे आकार का होता है, ठीक है? इसमें हम की भावना होती है।
तो इसमें ये छोटे आकार का होता है, इसमें हम की भावना होती है प्राथमिक समूह की तरह, इसमें हम की भावना होती है समूह की कल्याण की, जैसे ग्रुप की बात होती है, अपने लोग अपना जैसे होता है ना कि ये हमारे जैसे स्टूडेंट्स हो गया का ग्रुप हो गया, जैसे एक ट्राइबल ग्रुप हो गया, तो इसमें होता है ना हम लोगों का कल्याण हो, जैसे स्टूडेंट्स की बात होती है तो वो स्टूडेंट का अंतर समूह हो जाता है। तो छोटे आकार का होता है समूह की कल्याण की भावना होती है, हम की भावना होती है, लेकिन इसमें हितों का संघर्ष नहीं होता है, यानी इंटरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे चलो कुछ भी मिल जाए तो चलो हमारे बीच में ही है, किसी और का नहीं है ना, तो इस तरह की भावना, तो इसमें हितों का संघर्ष नहीं होता है, अंतर समूह की विशेषता नहीं है, इसमें हितों का संघर्ष नहीं होता है, समूह कल्याण की भावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक समूह को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा, यानी हु क्लासिफाइड सोशल ग्रुप इनटू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, यानी अंतर समूह और बाह्य समूह। ठीक है, तो अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा, तो ये स्टूडेंट अंतर समूह और बाह्य समूह में डब्ल्यू जी समनर ने किसने बांटा, जो है सामाजिक समूह को डब्ल्यू जी समनर ने डिवाइड किया अंतर समूह और बाह्य समूह में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, डब्ल्यू जी समनर समनर ने बांटा, इसको समनर ही बोलते हैं सीधे। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, द्वितीयक समूह की विशेषता क्या नहीं है, तो जो द्वितीयक समूह होता है स्टूडेंट, अभी आपको अच्छे से बता रहा हूँ, पेन पेपर लाइए, इसको आपको बता देता हूँ सारी चीजें, पेन पेपर उठा के नोट करिएगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि प्राथमिक समूह क्या, द्वितीयक समूह प्राइमरी ग्रुप, और द्वितीयक समूह मतलब सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी जो समूह होता है वो लघु आकार का होता है, आमने सामने का क्लोज संबंध होता है, प्राथमिक समूह में क्लोज संबंध होता है यानी घनिष्ठ संबंध, लघु आकार, स्वतः विकसित समूह होता है, व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध होते हैं, अनौपचारिक संबंध यानी जो औपचारिक नहीं होते अनौपचारिक होते हैं, लक्ष्यों की समानता, तुलनात्मक विकास, सर्वव्यापकता और सामाजिकरण इसका अभिप्राय होता है। ठीक है, मतलब इस सारे इसकी विशेषता होती हैं। जब बात करेंगे द्वितीयक समूह की, तो द्वितीयक समूह क्या होता है, बड़ा आकार का होता है, अप्रत्यक्ष अव्यक्तिक संबंध होता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप इसमें होता है। इम्पर्सनल मतलब जैसे दुकानदार, मैंने बताया ना दुकानदार और कस्टमर का संबंध, वो कोई परमानेंट संबंध नहीं, बस आप जाते हैं दुकान पे लेते हैं, उससे आपका व्यापारी के हित से आपका हित बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, इसमें कैसी सदस्यता होती है द्वितीयक समूह में, ऐच्छिक सदस्यता, ये काम निकालने वाला होता है ना कि चलो मेरा काम चल जाए। तो जैसे जो प्राइमरी समूह में हम की भावना होता है, द्वितीयक समूह में मैं की भावना होती है, योजनाबद्ध व्यवस्था, इसको बनाया जाता है। द्वितीयक समूह क्या होता है, हम जानबूझ के बनाते हैं, जैसे दुकानदार से अपना रिलेशन हम बनाएंगे, चाहे कहीं पे भी जाएंगे, कार्यस्थल पे जो आपका मैकेनिक होगा उससे एक संबंध है, तो वो कैसा संबंध है, वो द्वितीयक समूह है, वो प्राइमरी रिलेशन नहीं, वो आपका सेकेंडरी रिलेशन है। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या नहीं विशेषता है, योजनाबद्ध रूप से इसका निर्माण किया जाता है, बिल्कुल अपने जरूरत के हिसाब से हम उससे संबंध बनाते हैं, जैसे दुकानदार से या किसी चीज से, डॉक्टर से। बड़ा आकार बड़े आकार का भी होता है, जबकि जो आपका अंतः समूह होता है वो छोटे आकार का होता है, व्यक्तिक संबंध नहीं होता है। व्यक्तिक संबंध किस में होता है, ये आपका अंतः ग्रुप में होता है, और अंतः के साथ साथ ये आपका प्राइमरी ग्रुप में भी होता है। ठीक है, तो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, और अप्रत्यक्ष संबंध इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशन प्राइमरी ग्रुप में होता है। तो ठीक है, तो इसका विशेषता क्या नहीं हो जाएगा, तो आपका सी वाला जो है ये विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट बिफ्राल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, तो रॉबर्ट बिफ्राल्ट के अनुसार जो था परिवार का प्रारंभिक स्वरूप स्टूडेंट बात करेंगे तो मात्र सत्तात्मक था। क्या था, मैट्रियार्कल। इसने बताया था कि मतलब जो पहले परिवार हुआ करता था मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। ठीक है, ये बातें इसने, और रॉबर्ट बिलफ्रॉड की एक बुक है, ये क्या था स्टूडेंट थोड़ा नोट कर लीजिए। रॉबर्ट बिलफ्रॉड जो था ये फ्रांसीसी सर्जन, सामाजिक मानव विज्ञानी और एक समाजशास्त्री भी था। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक द मदर्स में यह सिद्धांत दिया था और समाज के मात्र सत्तात्मक परिवार होने की बात की थी। द मदर्स नाम की किताब आई थी 1927 में, 1927 में। ठीक है, रॉबर्ट बिलफ्रॉड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समाजशास्त्र में। पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पिता के भाई की पत्नी स्टूडेंट जो ये है किस तरह का किन है ये, तो ब्रदर्स वाइफ जो होती है, विवाह संबंधी स्वजन, ये किस में आते हैं, विवाह संबंधी, पिता के भाई की पत्नी, तो पिता के भाई चाचा हो गए और उनकी पत्नी तो चाची हो गई, तो किस तरह का संबंध स्वजन है, तो ये विवाह संबंधी स्वजन है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो खून के रिश्ते होते हैं स्टूडेंट, उसको क्या बोला जाता है, जो तो किनशिप में जब हम बात करते हैं तो जो ब्लड वाले रिलेशन होते हैं वो आपके सगर रक्त स्वजन यानी कॉन्सेंजेनियस जो होता है, कॉन्सेंजेनियस किन में आते हैं। ठीक है, तो पिता के भाई की पत्नी प्राथमिक विवाह संबंध में ये आएगा। ठीक है, प्राथमिक नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिता के भाई की पत्नी, ये तो मैंने अभी अभी कराया, 2 बार बन गया पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा, तो द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी वाला, तो बहन का पति, भाई की पत्नी, पत्नी का भाई और साले की पत्नी,
तो द्वितीयक नातेदारी तो जैसे द्वितीयक जो होता है सेकेंडरी किन में क्या होता है कि डायरेक्ट अपना रिलेशन ना होके अपने जो आपसे जो जुड़ा हुआ, चाहे पत्नी से चाहे पति से जुड़ा हुआ कोई हो, चाहे पत्नी का जैसे आप किसी की पत्नी से जुड़ा हुआ उसका भाई हो, तो वो द्वितीयक में जाएगा, उससे संबंधित जो रिश्ते होंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो पत्नी का भाई बिल्कुल। अब पत्नी के भाई तो इसमें आ जाएगा द्वितीयक समूह में, ये है द्वितीयक समूह। ठीक है, द्वितीयक नातेदारी सॉरी सेकेंडरी किन में आएगा, भाई की पत्नी, ये देखिए डायरेक्ट है, मतलब सीधे भाई है तो उसकी पत्नी है। बहन का भाई, ये भी रक्त संबंध जुड़ा हुआ, बहन का भाई से रक्त संबंध, भाई का भाई से रक्त संबंध, और पत्नी का भाई है तो पत्नी से उसका रक्त संबंध जुड़ा है। लेकिन साले की पत्नी, अब भाई अगर साला रहता बस कि पत्नी का भाई यानी साला जो रहता तो ये आ जाता द्वितीयक नातेदारी में। लेकिन जब साले की भी वाइफ की बात हो रही है, ब्रदर इन लॉ के वाइफ की बात हो रही है, तो इसको सेकेंडरी नातेदारी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किनशिप एंड मैरिज नाम की पुस्तक किसने लिखी है, इसका लेखक कौन है? तो किनशिप और मैरिज नाम की पुस्तक स्टूडेंट ये आपकी हो जाती है रॉबिन फॉक्स की। ठीक है, रॉबिन फॉक्स ने ये बुक लिखी थी। दिस बुक वाज रिटन बाय रॉबिन फॉक्स, किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज, दिस बुक वाज रिटन बाय रॉबिन फॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रॉबिन फॉक्स। ठीक है, आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो बुक लिखी गई 1967 में, कब लिखी गई? 1967 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो स्टूडेंट आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आप कहाँ से किस कॉलेज से स्टूडेंट्स हैं वीडियो आप देख रहे हैं, जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ स्टूडेंट आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो जो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विवाह का उद्देश्य क्या है? तो मैरिज का पर्पज क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों का जन्म को वैध बनाना, बिल्कुल ये पर्पज है। परिवार की स्थापना, तो ये सही है, लेजिटिमाइज करना है बर्थ को, ठीक है, पहला सही। परिवार की स्थापना, ये भी सही। यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये सभी, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट है कि ये जो सारा है कि सेक्सुअल फुलफिलमेंट और लेजिटिमाइज बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, ये सारा जो है विवाह का उद्देश्य है। ठीक है, एक नियम कानून और एक वैध ढंग में चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है, निम्नलिखित में से विवाह क्या है? विवाह एक समिति है, एक जनरीति, एक संस्था, एक सामाजिक समूह है। तो पूछ रहा है, तो विवाह क्या है? एक संस्था है। मैरिज क्या है? मैरिज क्या है? एक संस्था है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमारे समाज में इसको एक इंस्टीट्यूशन माना गया। मैरिज को क्या माना गया है? इंस्टीट्यूशन माना गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है? तो कौन सी संस्था, देखिए यही बता दिया। और वो संस्था क्या है? इसको पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कौन सी संस्था। और अगर बच्चों की वैध, तो ये तो आप जानते हैं विवाह से ही बच्चे क्या होते हैं, बिना विवाह के बच्चों को समाज में वैध नहीं माना जाता, उसको इलिजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। ठीक है, और तो वो कौन सी संस्था, विवाह के बंधन से बंधने के उपरांत ही जब परिवार आगे बढ़ता है तो बच्चों को वैध माना जाता है। तो ये वैध बनाने संस्था विवाह की ही कहलाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो भी बहुत सारे आंसर आपको मिल ही जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? बहुपत्नी विवाह बोले तो पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का प्रचलन कहाँ कहाँ है? ठीक है, पॉलीगेमी तो खस जनजाति में होता ही है, गढ़ गोंड ट्राइब में भी होता है, मुस्लिम समुदाय में तो होता ही है, 3 तलाक और ये सब आप जानते ही हो। ये तो इन सभी में होता है। तो आप जान रहे हो कि ये किस में है? इन सभी में होता है। तो डी ऑल ऑफ देम। ठीक है, मुस्लिमों में भी 2-3 विवाह, एक से ज्यादा पत्नी रखने का हक है उनको, और खस जनजाति और गोंड जनजाति में भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण का विशेषता नहीं? आधुनिकीकरण का विशेषता क्या नहीं? मॉडर्नाइजेशन का एक फीचर नहीं है। तो तार्किकता, सॉरी एक विशेषता है, मॉडर्नाइजेशन का फीचर पूछा है। तो तार्किकता, बिल्कुल ये तो फीचर लग ही रहा है। आगे देख लेते हैं, परंपराओं का बहिष्कार नहीं। देखिए अब मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है परंपराओं का बहिष्कार नहीं करना है, परंपराओं में देखना है कि क्या अच्छी है क्या लॉजिकल है। सजातीयता, इथेनिसिटी, ठीक है, तो और एक विशेषता है मतलब इथेनिसिटी और संस्थात्मक संस्तरण, इंस्टीट्यूशनल हायरार्की। तो ये सब नहीं होगा स्टूडेंट, ए ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रैशनैलिटी। ठीक है, ये आधुनिकरण की विशेषता है। आधुनिकरण मतलब सबको, अब जैसे अब इसमें एक ट्राइब में ही, एक जैसे एक जाति में या एक जनजाति में या एक वर्ग में बट के नहीं रह जाना। मॉडर्नाइजेशन में सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक कौन लिखा? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी गई है योगेंद्र सिंह द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए। तो ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का वर्णन किया? उसको नातेदारी पढ़ना है आपको। तो नातेदारी यानी किनशिप का विच सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब डिटेल्स विद द
किनशिप सिस्टम इन इंडिया। किनशिप सिस्टम के बारे में बात कौन करता है? तो इरावती कर्वे। मैंने इनके बारे में पहला ही क्वेश्चन आया था और आपको जो डिटेल दिया था वो भी आपको याद रखना है कि ये पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की अध्यक्ष थी। पूछा जाएगा कहाँ थी, तो आपको बताना है पुणे विश्वविद्यालय में, ठीक है। पहली महिला समाजशास्त्री भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए सही नहीं है? यानी कौन से संस्कृति को, कौन सा स्टेटमेंट जो संस्कृति को सही से नहीं बता रहा है? कल्चर इज मैन मेड, बिल्कुल सही है। संस्कृति सीखी जा सकती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी थी, नहीं, ये इसकी विशेषता नहीं है। हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। जैसे उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत से अलग होगी, हिंदुओं की संस्कृति मुस्लिमों से अलग होगी। तो जो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? तो द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन सोसाइटी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन यानी पारस्परिक मानव संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवार की विशेषता है, क्या परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी होती है। सीमित आकार में होता है, बिल्कुल। सामाजिक नियंत्रण में होता है, बिल्कुल। ऑल ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिवार की ये सब विशेषताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, सहभागी अवलोकन पद्धति का निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक यानी जो प्रयोग किया जाता है? तो सोशल साइंस दैट कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड यानी जिसको आप कहते हो सहभागी अवलोकन पद्धति, किसमें प्रयोग किया जाता है? समाजशास्त्र में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, समाजशास्त्र में। बाकी तो जो ऑप्शन है वो आप सीधे उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, हटा सकते हो। अगला प्रश्न है, कह रहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर और प्रगति का विज्ञान है, प्रोग्रेस का विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हो जाता है वेबर का, सॉरी अगस्त कॉम्टे का। ये स्टेटमेंट किसने दिया? अगस्त कॉम्टे ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अगस्त कॉम्टे ने ये स्टेटमेंट दिया था, याद रखना है। थोड़ा सा आपको अगस्त कॉम्टे और आपको इरावती कर्वे, इन लोगों को अच्छे से, और आपको इनको अच्छे से देख के जाना। लैंडिस को देखिएगा, कूले को जरूर देख के जाएगा। जो जो नाम मैं बता रहा हूँ, मैं काइबर और पेज को थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आप देख के जाना। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन से कौन संबंधित है? तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन से कौन संबंधित है स्टूडेंट? तो ये कथन हो जाता है मैकाइबर एंड पेज का। देखिए मैंने इनको बोला और इनका स्टेटमेंट आ गया। अगला प्रश्न, कौन सा समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? तो समाज व्यक्तियों का संघ है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक समाज सही प्रकृति को दिखाता है? समाज की सही प्रकृति, तो समाज व्यक्तियों का संघ है, ये तो ठीक है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, लेकिन जो सबसे सही स्टूडेंट क्या है कि समाज में क्या है? संघर्ष मिश्रित सहयोग। सोसाइटी इज कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो समाज एक जो है सहयोग जो है, लेकिन इसमें क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें संघर्ष भी मिश्रित होता है, ठीक है। तो समाज व्यक्तियों के समूह होने के साथ साथ संघर्ष मिश्रित सहयोग भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी हुई? द्वितीय समूह की अवधारणा से प्रश्न पूछा था। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा को कूले ने दिया हुआ है, द्वितीय समूह को भी कूले ने दिया, कूल लिखा हुआ है, इसको कूले पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये कूले ने अपनी पुस्तक प्रारंभिक समाजवाद में द्वितीयक समूह की, और अपनी पुस्तक, इसका भी नाम रखिएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्रारंभिक यानी समाजवाद में, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सामाजिक संस्था में। अपनी इनका जो हिंदी रूपांतरण है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जो 1809 में पुस्तक आई, इसमें इसने प्राथमिक समूह जिसका का बारे में बात की। एक बार फिर से पुस्तक का नाम बता दे रहा हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1809 में आई, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, बुक का नाम भी पूछता है तो आप अच्छे से कर पाओ। अगला क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो अगस्त कॉम्टे ने, उसने क्या किया? सोशोलॉजी को सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक्स के रूप में डिवाइड किया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया है। तो अगस्त कॉम्टे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे सब एक ही है, ए कॉम्टे वही है। अगला प्रश्न, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट, पूछा है। तो C.W. मिल्स की ये पुस्तक है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, देखिए पुस्तकों के नाम पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं पुस्तकों के नाम आपको बता रहा हूँ। तो ये C.W. मिल्स की पुस्तक है। अगला प्रश्न, समाज का जो कह रहा है
सवयवी, ठीक है, समाज का सवयवी सिद्धांत, तो इसको एक्चुअली इसको ऑर्गेनिमिक्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिस्मिक थियरी जो है, ऑर्गेनिस्मिक थियरी ये किसकी है? तो ये ऑर्गेनिस्मिक थियरी स्पेंसर की है स्टूडेंट, किसकी है? स्पेंसर की है। इनको आप एजुकेशन में भी पढ़ते हो, ठीक है, समाजशास्त्र और एजुकेशन आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए थियरी इनको यहाँ पे भी दिखती है, ठीक है। तो सवयवी सिद्धांत जो हो जाता है समाज का, ये स्पेंसर का हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, किसने सर्वप्रथम वाह समूह शब्द का प्रयोग किया? तो वाह समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टूडेंट किसने किया, ये पूछ रहा है। तो ये वाह समूह शब्द का प्रयोग की बात जब हम करते हैं तो समनर ने, ऑप्शन जो सी कह रहा है कि समनर ने किया। किसने सर्व पहले प्रयोग किया? समनर, समनर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समनर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लघु समाज की अवधारणा किसने दी? तो लघु समाज की अवधारणा की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समाज की अवधारणा, जो लिटिल कम्युनिटी है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, साथ ही साथ अब 38वां प्रश्न पे हम बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांत ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया जब उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? तो कांत ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था, यानी जो कांट था उसने क्या कहा जब उसने सोशलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी, तो इसको क्या कहा था? तो सबसे पहले इन्होंने इसको सोशल फिजिक्स कहा था। क्या कहा था? सोशल फिजिक्स, ठीक है। क्या कहा था? कांट ने जब सोशलॉजी शब्द की रचना नहीं की थी तो इन्होंने इसको सोशल फिजिक्स के रूप में रखा था, ठीक है। समाज के विज्ञान को सोशल फिजिक्स कहा था। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं, प्योर सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक कौन लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो ये बुक हो जाती है स्टूडेंट लेस्टर एफ वार्ड की। ये प्योर सोशियोलॉजी नामक की बुक किसकी हो जाती है? लेस्टर एफ वार्ड की, ठीक है। और ये वर्क लिखा गया था लेस्टर एफ वार्ड द्वारा 1903 में। किस ईयर क्या था? 1903। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप का जो डिवीजन था स्टूडेंट, ये यहाँ पे तो ऑप्शन मिलर है तो हम मिलर को लगा देंगे। अगर सोरोकिन भी मिल जाएगा स्टूडेंट तो सोरोकिन भी सही माना जाता है ना। सोरोकिन ने भी इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बारे में बात की, तो सोरोकिन अगर मिलेगा तो सोरोकिन को भी लगाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करता हूँ अब वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के बीच शेयर करेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक स्टूडेंट, आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए।